हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आप सभी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हो, जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, वो हमारे इन सीक्वेंस के अंदर जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ इनका फायदा उठा सकते हो। और इसी सीक्वेंस में आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 की। तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात करी थी वेलोसिटी के बारे में। तो हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात करी थी, एवरेज स्पीड के बारे में भी बात करी थी, और उसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा कैलकुलस का यूज देखा था मोशन के अंदर, जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करी थी, राइट। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन की नीड क्या है, क्यों एक्सेलरेशन नाम की नई फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्यों डिफाइन करते हैं, वैसे आज अपन बात करेंगे कि एक्सेलरेशन की जरूरत क्या है और एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देन यूज ऑफ कैलकुलस जो है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एंड मैंने आपको ये बताया ही था कि जहां जहां पर कैलकुलस का यूज होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है, वहां वहां पर ग्राफ का भी यूज हो सकता है। तो ग्राफ कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो कैलकुलस का और ग्राफ का मोशन की स्टडी में किस तरीके से यूज हो सकता है, ये हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और ये हमारा आज के लेक्चर का एजेंडा रहेगा। डेफिनेटली आप मेरे क्लासेस के अंदर हो तो आपको ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत यूनिक होते हैं, काफी कुछ सिखाते हैं वो आपको। किसी भी हथियार को कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये दो ही चीजें आपको सीखनी होती है जो कि आप मेरे इन लेक्चर से सीख सकते हो। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, आप फिर कोई सी भी मॉड्यूल के कोई सी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करोगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो परसेंटेज है वो इंप्रूव हो जाएगा। मेनली इन लेक्चर्स का जो टारगेट है वो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है, जिसकी एक बहुत पॉपुलर समस्या है कि सर हमें फिजिक्स समझ में तो आती है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, पर जब हम खुद से न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो वो नहीं हो पाते हमसे। मैं इन लेक्चर्स के थ्रू टारगेट कर रहा हूं कि बच्चे इन लेक्चर्स को देखेंगे ना तो उनको आज अगर वो 10 सवाल करते हैं उसमें से 2 सवाल बनते हैं, उनको 10 में से 8 सवाल बनने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लेक्चर्स देखो और फिर उसके बाद में, वैसे तो डीपीपीज वगैरह मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, बट अगर आप किसी और मॉड्यूल को, किसी और प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो वहां के भी डीपीपीज को या मॉड्यूल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो। आपका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे हो वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो देखो, यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं, तो वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि डीपीपीस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनको मैं स्पेशल लेक्चर्स बोलता हूं। तो स्पेशल लेक्चर्स जो हैं वो डीपीपीस, हमारी पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आपको एक ही प्लेस पर मिल जाए, इसके लिए मैंने बनाई है मेरी अपनी वेबसाइट www.physicsman.in। अपने हाथों से बनाई है तो बहुत प्राउड फील होता है इसके बारे में बताने में। तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको लेक्चर्स के साथ साथ सीक्वेंस में बाकी सारी चीजें भी मिल जाएगी जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। तो अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो फिजिक्स समझनी है, मान लो हमारे आर्थिक हालात खराब है, हम ठीक है किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, बट पढ़ना आपसे अच्छा लगता है, समझना आपसे अच्छा लगता है फिजिक्स को, तो यू आर वेलकम, इस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर ही है सब कुछ कि आप ही हमारा सिलेक्शन करवाओ, आप ही फिजिक्स के अंदर 170 प्लस हमारे मार्क्स लेके आओ, तो फिर मेरा पूरा का पूरा मेथड आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मिलेगा आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो इस वेबसाइट को आपको जरूर चेकआउट करना है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब मोशन हो रही होती है ना, तो मोशन के दौरान जैसे मान लो आप कार चला रहे हो, तो आपकी स्पीड जो है, आपकी जो वेलोसिटी है
वो कांस्टेंट थोड़ी ना रहती है, वो तो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है कि मान लो सीधी सड़क है, तो सीधी सड़क पे मान लो डायरेक्शन तो सेम है आपकी, आप सीधी सड़क पे चल रहे हो, लेकिन आप बार बार ब्रेक लगाते हो, स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है। फिर जैसे ही एक स्ट्रेच आता है कि कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, मस्त खाली सड़क है, तो आप एकदम से एक्सेलरेटर खींच देते हो, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वो बदलती रहती है, वो घटती बढ़ती रहती है। ये तो हो गई सीधी सड़क की बात। अगर मान लो सड़क घुमावदार है, अगर सड़क घुमावदार है और तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, तो भी तुम देखोगे तुम्हारी वेलोसिटी बदल जाएगी। मान लो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम एकदम एक स्पीड से चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर मान लो, लेकिन सड़क कैसी है, घुमावदार है, ऐसे उसके ऊपर टर्न्स बने हुए हैं, ऐसे सांप जैसी सड़क बनी हुई है, तो तुम क्या कर रहे हो, हर मोमेंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। और अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो आपने देखा कि मोशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड घट रहा बढ़ रहा हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अब ये वेलोसिटी के चेंज होने को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेलरेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। आप ये देखना चाहते हो कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितना तेजी से आया है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। और जहां कहीं भी रेट आएगा शब्द, वहां पर आपको दो अलग अलग प्रकार से रेट को डिफाइन करना पड़ेगा, एवरेज यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एवरेज क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ रेशियो की जरूरत होती है, कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती। तो पहला तो इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आप चेंज इन वेलोसिटी को यूज कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी लोगे, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस करोगे, और किससे डिवाइड कर दोगे, आप इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, जो भी टाइम वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। तो ये कहलाता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड, नॉट चेंज इन स्पीड, ठीक है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाला। कैसे पूछा जा सकता है आपसे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है आपसे कि इफ an object has if an object has constant speed, if an object has constant speed, शब्द पे ध्यान देना कि स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है, then its acceleration is 0। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये सही लगेगा, क्योंकि बच्चे इस फॉर्मूले को रटते हैं, इसकी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते। बच्चे सोचेंगे कि यार हमें कहा गया ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड जो है वो बराबर है, मतलब स्पीड का डिफरेंस 0 हो गया और आपका एवरेज एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये कौन बच्चे हैं, जो ध्यान से सुनते नहीं है। जो ध्यान से सुनते हैं उनको पता है, सर ने बताया था स्पीड का डिफरेंस नहीं लेना, किसका डिफरेंस लेना है, वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है, हो सकता है स्पीड कांस्टेंट होने पर भी चेंज हो रही हो। जैसे मैंने घुमावदार सड़क का एग्जांपल बताया था कि अगर घुमावदार सड़क पे तुम कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो भी हर मोमेंट पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आया समझ में, कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर मान लो इसी की जगह ये लिखा जाता, अगर इसी की जगह ये लिखा जाता, एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, मान लो इसकी जगह ये लिखा जाता कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज
कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट बता रखी है, मतलब दोनों चीजें कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दिस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। सर सवाल कैसे बनेंगे इसके ऊपर, तो बड़े सिंपल सिंपल से सवाल बन जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेना चाहूं, तो यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शुरुआत में वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, विथ स्पीड, ठीक है, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन 10 मिनट्स या इन 2 मिनट्स ले लो एक बार के लिए, ठीक है, इन 2 मिनट्स, ठीक है, या 2 सेकेंड्स ले लो आप, है ना, ताकि आपको यूनिट वगैरह चेंज ना करना पड़े, अभी अपन एक्सेलरेशन सीख रहे हैं। तो इन 2 सेकेंड्स इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 2 सेकंड होते 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 ये आपको किधर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ नजर आता है, विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड। तो आपको बताना है कि बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देते हैं, खासकर ऑप्शंस ऐसे गिवन होते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। क्या गलती करेंगे सबसे पहले तो मैंने एक मूल मंत्र बताया था आपको कि जब भी मोशन के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव ना करे, तो मैंने क्या बोला था आपको, वेक्टर्स का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद आएगी कि हाँ यार यहाँ पर हमें वेक्टर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि पहले वो नॉर्थ में जा रहा है फिर वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करवा सकते हो कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, आपने सर एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें बताया था, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी लेनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, और इसको हमें किससे डिवाइड कर देना है, टाइम से। तो टाइम तो हमारे पास में है 2 सेकंड और वेलोसिटी हमें दे रखी है। अब ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम होने का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रही है, डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो नॉर्थ डायरेक्शन में थी। नॉर्थ का मतलब होता है जे कैप, ऐसे बनाते ना अपन, ये होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ का मतलब हो जाता है जे कैप, और ईस्ट का मतलब क्या हो जाता है, आई कैप हो जाता है। तो शुरुआत में वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में थी, इसका मतलब 10 तो था इसका मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ का मतलब हो गया जे कैप, ये आपकी शुरुआती वेलोसिटी थी। और फिर बाद में क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी बदल गई, उसका मैग्नीट्यूड तो 10 ही रहा, बट अब की बार वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो गई, ईस्ट का मतलब हो गया आई कैप, आई कैप डायरेक्शन के अंदर वो हो गई। अब आपके पास में सारा सामान उपलब्ध है, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी मतलब 10 टाइम्स आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 10 टाइम्स जे कैप, तो 10 को मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हो गया आपका 2, 2 से 10 कट गया, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स आई माइनस जे कैप, ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास में एवरेज एक्सेलरेशन आया, तो आपको ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन में जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तब तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे सारे नंबर्स दे रखे हैं, इसका मतलब वो आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है। तो ये दिमाग हमको खुद को लगाना होता है ना, कई बार ये चीजें मेंशन नहीं करी जाती। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 5 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर ही रखो। आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, रूट के अंदर जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर कर दिया और -1 का स्क्वायर कर दिया,
दोनों ऐड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो दो चीजें और इसके बारे में छोटी छोटी ध्यान रख लेना। SI यूनिट जो होती है इसकी, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाता है L1T-2। बहुत सिंपल चीज है, जस्ट मेंशन कर रहा हूं यहां पर ताकि आपको ये ध्यान रहे, अपने नोट्स का पार्ट्स बना लेना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दिस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। अब सर ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, आपने तो बहुत क्लियर कर दिया। अब इसी के ऊपर देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, उसको मैं एक बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझना, वैसे तो आप सभी लोगों को इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पता होगा, है ना, सब कुछ पता होगा, बट इसको समझने की कोशिश करना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब हम ऐसी चीजें भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये आपने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर, इस सर्कल के ऊपर आपका पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो मान लो शुरुआत में आपका पार्टिकल जो है वो यहां पर सेंटर हो गया इसका O, और यहां से ये जो रेडियस है ये आपको कितनी दे रखी है, R दे रखी है। शुरुआत में मान लो आपका पार्टिकल यहां पर था, शुरुआत में आपका पार्टिकल यहां पर था, और अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। अभी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर आपने स्पीड देखी, उसका मैग्नीट्यूड देखा, तो आपको कितना नजर आया, तो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड नजर आया V। कितना नजर आया, मैग्नीट्यूड V। फिर घूमते 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 आपने देखा कुछ समय बाद में, कुछ समय बाद में आपका पार्टिकल कहां पे आ चुका है, कुछ समय बाद में आपका पार्टिकल यहां पर आ चुका है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अभी भी आपकी स्पीड जो है वो तो कितनी रहेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अभी भी वो रहेगी यहां पर V रहेगी, स्पीड कांस्टेंट है। बट नोटिस करो फिर भी एक्सेलरेशन वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, सबको आंसर मिल गया होगा कि सर भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट फिर भी आपकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ये एक तरीके से आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दिस वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस वन इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस वन इज योर फाइनल वेलोसिटी। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहां से यहां तक जाने के दौरान जो एवरेज एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो कितना है, वो आप निकाल सकते हो। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लो यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल चल चुका है आपका, मान लो आपका एंगल चल चुका है थीटा। कितना एंगल चल चुका है, थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अपन एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता था हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है। इसको हमें किससे डिवाइड करना था, टाइम से डिवाइड करना था। अब कितना टाइम लगेगा वो सब अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टाइम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट टाइम कितना लगेगा, टी कितना होगा, ये हम निकालते हैं। तो आप देखो टी कैसे निकालेंगे अपन, टी कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितनी चलेगा ये, तो जो आर्क लेंथ है, ठीक है, तो टाइम किस तरीके से निकाला जाएगा, हम आर्क लेंथ लेंगे, ठीक है, और इस आर्क लेंथ को कितनी स्पीड से चला जा रहा है उस स्पीड से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है टाइम। भाई स्पीड क्या होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये जो आर्क लेंथ है यहां से ये लेके यहां तक, बता चुका हूं मैं आपको बेसिक मैथ्स के अंदर, आर्क किसके बराबर होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। तो ये हो जाएगा आपका r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल।
और स्पीड कितनी दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है आपको v, ये आपको स्पीड दे रखी है, तो इतना तो आपको टाइम लगने वाला है। एक चीज तो हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे निकालते थे, सबसे पहले तो अपन क्या करते थे, दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से रखते थे कि दोनों की टेल्स एक जगह पर हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको एज इट इज उठा के यहां पर रख देता हूं। तो मैंने एज इट इज उठा के इसको कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, ये इस जगह पर रख दिया मैंने, एज इट इज उठा के मैंने इसको यहां पर रख दिया। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, v है। ये उठाया, इसको एज इट इज मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो अब मुझे दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है और इसका मैग्नीट्यूड भी v है। देखना कैसे हथियार काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका थीटा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। सर कैसे पता लगा थीटा होगा, तो यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, बता रहा हूं मैं आपको, यहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। फिर रेडियस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये बच गया आपका 90 माइनस थीटा, और फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो बचेगा वो वापस से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हमें दो ऐसे वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्या कोई डायरेक्ट हथियार बताया था सर ने, बिल्कुल बताया था सर। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सर ने बताया था कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो सर ने बताया था कि इस केस में इनका रिजल्टेंट तो हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इनका डिफरेंस हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्या हमारा ये वाला हथियार यहां पर काम आ जाएगा, क्या हमारा ये वाला हथियार यहां पर काम आ जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल काम आ जाएगा। तो हम यहां पर यही करते हैं। दूसरी चीज जो हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं वो भी हमारे पास में आ गई, कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है v फाइनल माइनस v इनिशियल, इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो अब हमारे पास में सारी सामग्री आ चुकी है। अगर हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, और नीचे टाइम की जगह क्या रखा जा सकता है, r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय v, तो v ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो गई। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आप हर मोमेंट पर देखो, यहां पर तो हमने बड़ा एंगल लिया है, अगर एंगल को छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो अभी तो अपने पास में ड्यूरेशन है जिसमें पार्टिकल यहां से यहां पर चला गया। अगर इस ड्यूरेशन को इंस्टेंट बनाना है तो मुझे एंगल को क्या करता जाना होगा, छोटा करता जाना होगा, छोटा करता जाना होगा, छोटा करता जाना होगा, ठीक है। तो यहां पर तो मैंने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है। अगर मैं एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट निकालूं, अगर मैं एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट निकालूं, अब मैंने यहां पर मौका ही नहीं दिया उसको, एक सिर्फ इंस्टेंट मिला है उसको। इंस्टेंट का मतलब उसका एंगल क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब जो थीटा है इट इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो गया आपका, वेरी स्मॉल हो गया। भाई जब आप उसको ड्यूरेशन दोगे ही नहीं, सिर्फ एक इंस्टेंट दोगे, तो पक्का एंगल कितना हो जाएगा आपका, लगभग 0 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और यहां पर भी एक हथियार काम आएगा। कौन सा वाला हथियार काम आएगा, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक और हथियार हमारा यहां पर काम आ रहा है, कि साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के ही बराबर हो जाता है।
कब? जब थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? सिंपली थीटा ही लिखा जा सकता है, साइन आप हटा सकते हो। तो यहां पर भी ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा हर इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन के दौरान, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर। साइन ऑफ थीटा बाय 2 को अपन सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और नीचे है आपका r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा से थीटा चला गया, 2 से 2 चला गया, आंसर आ गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये जो एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? देखो, अभी जो डायरेक्शन होती है ना डिफरेंस की, वो कैसे निकालते हैं? हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल। तो डायरेक्शन कैसे होगी? यहां से इसको मिलाता हुआ। लेकिन अगर तुम इसको पास लाते जाओगे, पास लाते जाओगे, पास लाते जाओगे, तो डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगी तुम्हें। डायरेक्शन जो है वो कैसे मिलेगी तुम्हें? टुवर्ड्स द सेंटर में। तुम खुद इमेजिन करो कि अभी ये दोनों दूर है, अगर ये और पास आएंगे, और पास आएंगे, और पास आएंगे, और पास आएंगे, तो अल्टीमेटली दोनों के हेड्स को मिलाने वाली डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स दी सेंटर हो जाएगी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, बट अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, बट अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है? वो होती है आपकी टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है, ये क्या कहलाता है आपका? इसलिए ये एक्सेलरेशन कहलाता है आपका, इसका जो नाम है वो रखा गया है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, ये इसका नाम रखा गया, ये इसका नाम रखा गया। तो ये जो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अभी तो जस्ट अपन इससे इंट्रोड्यूस हुए, अभी तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इवन आपका पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी सर्कुलर मोशन पर वर्क कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो भी उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिसकी शक्ल जो है वो फिक्स हो गई, वी स्क्वायर अपॉन आर। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, और जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दी सेंटर। आया सबको समझ में? जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये भी एक तरीके से हमारे एवरेज एक्सेलरेशन का जो हथियार हमने समझा था, उसी का एक्सटेंशन हो गया, उसी को हमने आगे एक्सटेंड किया, तो हमें एक और बढ़िया चीज मिल गई यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो इंस्टेंट वाला फंडा है, इसको हम अच्छे से ही एक्सप्लोर कर लेते हैं कि सर ये जो इंस्टेंट वाली चीज आपने बताई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो बताया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। तो इन जनरल अभी तो अपनों ने पूरी अप्रोच लगाई थी कि थीटा को बहुत स्मॉल माना है, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ किसमें छुपा हुआ है? डिफरेंशिएशन में छुपा हुआ है। डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी हम यही चीज करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो एक्सेलरेशन ए है, इट विल बी डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये काम आपको कब करना है? ये काम कब करना है? when velocity is given as फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की फॉर्मेट में अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, तब तो आपको ये वाला काम करना है भाई, तब तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? वो है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आपको वेलोसिटी दे रखी है, मान लो x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो आई कैप भी लगाया जा सकता है आगे, बट अभी अपन यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसलिए नहीं लगा रहे। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 कितना होगा?
ये आपसे पूछा गया। टी इज इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन करने पर आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ टी प्लस 2 मिलेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ टी हो गया, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 1 का हो गया 0। और फिर इसमें t की जगह आप क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो जैसे आप t की जगह 2 रखोगे आपका काम हो जाएगा। तो t की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो सिंपल सा हथियार ये हो गया कि अगर वेलोसिटी टाइम की फॉर्मेट में दी जाए और किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम डिफरेंशिएशन करके उस इंस्टेंट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। दूसरी चीज जो हमसे पूछी जा सकती है वो है ये कि अगर मान लो आपकी वेलोसिटी जो है वो किस फॉर्मेट में दी हो आपको, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, या कह लो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मेट में आपको दी जाए वेलोसिटी, तब आप क्या करोगे? तब टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप एक सिंपल सा काम करोगे। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम की फॉर्मेट में दी जाती तब तो डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। अब टाइम के फॉर्मेट में नहीं दी हुई, ठीक है, जिसके फॉर्मेट में दी हुई है उसके फॉर्मेट में अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अपन ऐसे करेंगे कि वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे कैसे? एक्स के रेस्पेक्ट में। मान लो आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन हमें तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना था। तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक्स का वापस से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इससे हमारे पास में एक चीज आएगी कि यार ये जो dx बाई dt है ये तो खुद किसके बराबर है? ये तो खुद वेलोसिटी के बराबर है। ये तो खुद वेलोसिटी के बराबर है। तो अब हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? v इंटू डी डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, एक बार के लिए मैं एरोज हटा लेता हूं क्योंकि अपन फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये चीज आप यहां पर कर सकते हो। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। ये आपके बहुत काम आने वाला है बेटा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सीखो। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो फॉर एन एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एन एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ वेलोसिटी इज गिवन एज, मैं फिर एरो लगा रहा हूं, ए की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी इज गिवन एज एल्फा रूट एक्स, ऐसे आपको वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एट एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। x इज इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्योंकि x इज इक्वल टू 2 मीटर पर एक ही बार आएगा पार्टिकल, और उस मोमेंट पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना। तो अब आप देखोगे यार यहां पर तो वेलोसिटी टाइम के फॉर्मेट में दी हुई नहीं है। किसके फॉर्मेट में दी हुई है? यहां पर वेलोसिटी दी हुई है हमें सीधा सीधा x के फॉर्मेट में। तो हमें डायरेक्ट हथियार याद आएगा कि यार अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो यहां पर हमें dv बाई dt नहीं करना, यहां पर क्या करना है? v मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx, ये करना है। तो v तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ ही है, कितना है? एल्फा रूट एक्स, और dv बाई dx इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो एल्फा तो कांस्टेंट है तो एल्फा तो एज इट इज रहा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स होता है। तो आप देखोगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और हमने देखा ये तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है।
आप x इज इक्वल टू 2 मीटर पूछो, 3 मीटर पूछो, 4 मीटर पूछो, क्योंकि एक्सेलरेशन x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हमेशा आंसर कितना होगा आपका अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों कंडीशंस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो और आगे चलते हैं। एक तीसरी कंडीशन और है, एक तीसरी कंडीशन और है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, और साथ ही साथ उसका एग्जांपल भी बता देता हूं। इस तीसरी कंडीशन में क्या होता है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अब की बार आपको फंक्शन दिया हुआ ही नहीं है, ना तो टाइम का ना पोजीशन का। अब की बार आपको क्या दे रखा है, आपको v और t का ग्राफ दे रखा है, इज गिवन। अब की बार आपको v और t का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। इस कंडीशन में क्या करोगे, तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी हमें मतलब पता है। क्या होता है ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब, ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, और इसके थ्रू हम हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दे दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है आपको और यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, और इस प्रकार का आपका ग्राफ है, इस प्रकार का आपका ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 सेकंड समय हो रहा है। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो तरीका वही है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड को ढूंढेंगे। तो मान लो यहाँ कहीं है हमारा, ये रहा हमारा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है वही टेंजेंट मिल रहा है, वही हमें क्या मिल रहा है, टेंजेंट मिल रहा है। मतलब आपका ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, वही आपकी टेंजेंट भी टाइम एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगी, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर दिखा भी सकते हो कि यहां पर जो एंगल बनेगा, जो टेंजेंट यहां पर एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, अगर आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हो तो ये एंगल बनेगा दोनों के बीच का। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में इतना एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एज इट इज किसके बराबर है, ये एज इट इज इसके बराबर है, ये एज इट इज इसके बराबर है। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन जो होगा 3 सेकंड के ऊपर वो हो जाएगा आपका tan थीटा। अब एक चीज तो आपको पता पड़ गई कि सर थीटा जो है ना वो 90 से बड़ा बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आंसर तो हमारा नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। बट उसका आंसर निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, देखो ये थीटा है, तो ये वाली जो चीज है ना ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए तो आपको ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई सा भी ले लो, आप छोटा वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो। बट इसमें एक समस्या है, क्या समस्या है, इसमें हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, हमें थोड़ी ना पता ये हाइट कितनी। तो हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि tan 180 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, डिवाइडेड बाय बेस, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है तो बड़े का बेस कितना है आपका 5 है। तो 5 से 20 चला गया, कितना आ गया, 4 आ गया। और मैंने क्या बताया था, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो आपको पता पड़ गया कि tan थीटा नेगेटिव होगा, फिर 180 को हटा दो, माइनस को हटा दो, सीधा सीधा क्या बच गया आपका tan थीटा बच गया। तो माइनस tan थीटा आ गया 4, इसका मतलब tan थीटा खुद कितना आ जाना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -4
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन को कैसे ढूंढा जाता है ये भी आप लोग यहां से सीख लो। सारी चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, हर कंडीशन में आपको बताते जाता हूं कि कब कौन सा हथियार किस तरीके से यूज करना है, हर चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस से पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यूज ऑफ कैलकुलस और ग्राफ जो है वो अपन देख लेते हैं, पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, और फिर अपन वर्कड आउट एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी एक इन्फिनिटी बनवाया था तुम्हें, इन्फिनिटी ऑफ मोशन बोलता हूं मैं उसको, ठीक है ना। तो वो जो इन्फिनिटी ऑफ मोशन है वो कैसे बनता है, ये सुभाष सर का एक फंडा है, इसको ध्यान रखना, इसमें सब कुछ आ जाएगा, पूरा का पूरा मोशन आ जाएगा इसके अंदर। इन्फिनिटी ऑफ मोशन, देखना क्या होता है ये, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहां पर कवर कर दूंगा एक ही डायग्राम के अंदर। सबसे पहली और सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी जाए। कैसे दी जाए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एफ ऑफ टी का मतलब है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें दिया गया है, मतलब हमें एक्स जो है वो टाइम के फॉर्मेट में दिया हुआ है, वो टाइम के फॉर्मेट में दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वेलोसिटी पूछी गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी ऐसे लिख रहा हूं। हमें इसका मतलब समझ, इसका मतलब जी इंटू टी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जी ऑफ टी का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, वो टी स्क्वायर भी हो सकता है, साइन टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये दिया हुआ हो और हमें ये चाहिए हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जो कि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो आपको ग्राफ दिया जाए, अगर आपको एक्स टी ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल हो जाएगी। दोनों चीजें दी जा सकती है, टाइम के फॉर्मेट में देने का मतलब या तो इक्वेशन दे दी जाएगी टाइम के फॉर्मेट में या फिर ग्राफ दे दिया जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए आइदर हम लोग इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और ग्राफ दे रखा है तो हम स्लोप का यूज करेंगे, दोनों चीजें कवर हो गई, ठीक है। और अगर सर हमें उल्टा काम करना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लो हमें वेलोसिटी दे रखी हो टाइम के फॉर्मेट में और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, हमें यहां से यहां पर जाना है, यहां से हमें कहां पर जाना है, यहां पर जाना है, ये काम हमें करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो उल्टा काम करना है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा काम होता है इंटीग्रेशन। तो अब की बार हमें वेलोसिटी का क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मली फिजिक्स में जब भी इंटीग्रेशन होता है तो विथ लिमिट्स होता है, तो कहां से लेके कहां तक, मान लो आपका इनिशियल टाइम है टी आई, वहां से फाइनल टाइम है टी एफ तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हमने जस्ट डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस लगा दी यहां पर। और अगर हमें ग्राफ दे रखा है, तो अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो इंटीग्रेशन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है, एरिया, तो ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर दी कर्व, ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर दी कर्व। तो दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हमने यहां पर टैकल कर ली। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्या पूछी जा सकती है आपसे, कि हो सकता है आपको वेलोसिटी गिवन हो टाइम के फॉर्मेट में, ठीक है, और आपको क्या पूछ लिया जाए, वेलोसिटी गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए
कि भैया हमें तो एक्सेलरेशन निकाल के बताओ इन फॉर्मेट ऑफ टाइम, h ऑफ t, फंक्शन ऑफ टाइम। हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा dv डिवाइडेड बाय dt। क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt। और अगर हमें vt ग्राफ दे रखा हो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, तो फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप के इक्वल। दोनों चीजें हमारी यहां पर कवर हो गई, दोनों तरीके से हमारे को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और अगर उल्टा दे दिया जाए तो हमें, अगर उल्टा दे दिया जाए हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और हमें वेलोसिटी पूछी जाए, तो इन दिस केस हम लोग डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहां से लेके कहां तक, जो भी इनिशियल और फाइनल टाइम की लिमिट दी जाएगी, और इससे हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक, और अगर मान लो हमें एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे दिया गया है, तो अब ग्राफ के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी एरिया अंडर दी कर्व। तो इस तरीके से ग्राफ को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं, ग्राफ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इन्फिनिटी बन रहा है, दिस इज नोन एज इन्फिनिटी ऑफ मोशन। इसमें सब कुछ आ गया। अब मान लो कई बच्चे पूछेंगे कि सर मान लो हमें ये दे रखा हो और ये निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो स्टेप फॉलो करना, पहले इससे आप पहुंचना वेलोसिटी तक, फिर वेलोसिटी आपको टाइम के फॉर्मेट में मिल जाएगी, फिर वेलोसिटी से आप पहुंचना है एक्सेलरेशन तक, एक्सेलरेशन आपको टाइम के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर, आप सारी की सारी चीजें इसी के अंदर देख सकते हो। सिर्फ एक चीज है कि अगर मान लो टाइम की फॉर्मेट में ना देके आपको किसी और फॉर्मेट में दिया जाए, मान लो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं कि मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया जाए किसकी फॉर्मेट में, वेलोसिटी के फॉर्मेट में, ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्मेट में दिया जाए, ठीक है। मान लो आपको एक्सेलरेशन जो है वो किसके फॉर्मेट में दिया जाए, एक्स के फॉर्मेट में दिया जाए, एक्स के फॉर्मेट में दिया जाए, ठीक है। मान लो आपको वेलोसिटी जो है वो किसके फॉर्मेट में दी जाए, एक्स के फॉर्मेट में दी जाए, है ना। और ऐसे तमाम केसेस बनते हैं, ऐसे खूब सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ये सारे के सारे जो केसेस हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप पहले यहां तक के सारे लेक्चर देखोगे, लेक्चर 3 तक, और उसके बाद में डीपीपी सॉल्व करोगे। तो ये सारी की सारी जो केसेस हैं, ये सारे हमारे स्पेशल केसेस हैं, और ये स्पेशल केसेस हर एक बच्चे के लिए नहीं है, हर एक बच्चे के लिए नहीं है। जो बच्चा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काम कर रहा है उसके लिए नहीं है ये सारे के सारे केसेस। ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना, एंड मोर यूज ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है ना, मोर यूज ऑफ कैलकुलस एंड ग्राफ, ठीक है, कैलकुलस एंड ग्राफ, ठीक है। अगर आपको कैलकुलस और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले आपको प्री रिक्विजिट पूरा करना होगा। मतलब पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखो, और लेक्चर 1, 2 और 3 के ऊपर बेस्ड जो डीपीपीज हैं वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, उनको सॉल्व करो। सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व करोगे ना, तभी आप ये आगे की चीजें समझ पाओगे, क्योंकि इनमें यहां तक का सब कुछ फेल हो जाएगा। तो पहले फेल होना सीखो आप, कि यहां तक का सब कुछ क्लियर कर लो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मैं आपको स्पेशल लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, ठीक है, स्पेशल लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, जो कि ओनली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। इसलिए ओनली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा www.physicsman.in, सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगेन सर आप क्यों ऐसा करते हो, आप स्पेशल लेक्चर के अंदर सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही क्यों करवाते हो, क्योंकि अगर मैंने ये सारी की सारी चीजें YouTube के ऊपर करवा दी और कोई बच्चा डायरेक्ट उस लेक्चर को देखेगा
तो वो डिसलाइक करके जाएगा मेरे लेक्चर को, क्योंकि उसको लगेगा यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए जो आपके स्पेशल केसेस होते हैं जिनके लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चा कम से कम इतना करके फिर इस लेक्चर के अंदर आए, वो मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है उससे मेरा यूट्यूब चैनल हार्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स बनाता हूँ बीच बीच में, और वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर डालता हूँ, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, वही उन लेक्चर्स को देखें, और यूट्यूब के ऊपर हमारी जो एल्गोरिदम है वो हार्म ना हो। वरना क्या होता है, मैं ऐसे लेक्चर यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और बच्चे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उन्होंने जो मैंने कहा कि भाई पहले ये देखो ये देखो ये डीपीपी सॉल्व करो तब जाके इस चीज़ें समझ में आएगी, वो डिसलाइक कर देते हैं कि यार ये तो बहुत बेकार टीचर है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये मैं हैंडल करूंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर, स्पेशल लेक्चर के अंदर, जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज नोन एज इन्फिनिटी ऑफ मोशन। अब इसके अंदर सारे सवाल आ गए बेटा, सारे के सारे सवाल आ गए यहाँ पर, जितने सवाल पॉसिबल थे सारे के सारे बेसिक जो सवाल है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मान लो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि if velocity of a particle is given by v is equals to twice of t minus 3, ऐसे आपको वेलोसिटी गिवन है। ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, एक और चीज आपको दी हुई है, पार्टिकल was at origin इनिशियली, शुरुआत में आपका पार्टिकल कहां पर था? ओरिजिन के ऊपर था। ये भी आपको बता दिया गया, इनिशियल कंडीशंस भी आपको बता दी गई है। आपसे देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पहला सवाल पूछा जा सकता है यहां पर, फाइंड एक्सेलरेशन। कोई इंस्टेंट भी दिया जा सकता है, बट यहां पे अभी आपको पता पड़ जाएगा इंस्टेंट क्यों नहीं दिया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सर डायरेक्ट वेलोसिटी किसके फॉर्मेट में दी हुई है? टाइम के फॉर्मेट में। और टाइम के फॉर्मेट में दी जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? यूजिंग dv डिवाइडेड बाय dt। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 2 आ जाएगा। और -3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है ना, इसलिए आपको कोई इंस्टेंट नहीं दिया गया। कोई इंस्टेंट दिया जाता तो भी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता। एक तो चीज ये हो गई। और क्या पूछा जा सकता है? और आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फ्रॉम बिगिनिंग to an instant when it stops। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो बच्चे बहुत सिंपल चीजों को इंटरप्रीट नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक। तो पहले तो आप इंफिनिटी ध्यान रखो कि हमें वेलोसिटी किसके फॉर्मेट में दी हुई है? टाइम के फॉर्मेट में। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। ये रही हमारी इंफिनिटी। कि हमें वेलोसिटी किसके फॉर्मेट में दी हुई है? टाइम के फॉर्मेट में। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या करना होगा? हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इतना तो कम से कम सारे के सारे बच्चे फिगर आउट कर ही लेंगे कि हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो तो इंटीग्रेशन करते हैं हम सबसे पहले। तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम का मतलब हो गया 0 टू फाइनल टाइम। ठीक है। अब फाइनल टाइम क्या है हमारा?
तो फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब तो हो गया t इज इक्वल टू 0 टू एन इंस्टेंट व्हेन इट स्टॉप, जब ये रुक जाए। तो ये रुकेगा कब? जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी को 0 करके, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, इसको सबसे पहले आप क्या करो, 0 करो, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि पार्टिकल जो है वो कब रुकने वाला है। आपको पता पड़ जाएगा पार्टिकल विल स्टॉप एट t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड। जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, आपको पता पड़ जाएगा किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपका पार्टिकल स्टॉप होने वाला है। तो ये भी चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी, बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहां से, बिगिनिंग से, किस इंस्टेंट तक, जब आपका पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो रहा है आपका पार्टिकल, 3/2। तो हमारा टाइम हो जाएगा 3/2 तक, 0 से लेके 3/2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ t माइनस 3, ये हो गया वेलोसिटी। और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना। अब ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते बहुत सारे, क्यों, बेसिक्स बहुत वीक है यार, कई स्तर पर अटकेंगे बच्चे यहाँ पर। बच्चे इनिशियल कंडीशंस को पता नहीं लगा पाएंगे, बिगिनिंग का मतलब नहीं पता बच्चों को कि क्या लेना होता है, बिगिनिंग का क्या करें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब ये तो खैर हमारे लिए बहुत आसान है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर -3, तो -3 सिर्फ बचेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका, सीधा सीधा टी हो जाता है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पर क्या रखनी है, लिमिट्स रखनी है, फ्रॉम 0 to 3/2, ये आपको लिमिट्स रखनी है, ये आपको लिमिट्स रखनी है। तो चलो लिमिट्स रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर -3 टाइम्स टी, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3/2 तक हमें यहाँ पर लिमिट्स रखनी है। फटाफट से रख देते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टी की जगह 3/2 रखेंगे तो 9/4 आ जाएगा। टी की जगह 3/2 रखेंगे तो माइनस का 9/2 आ जाएगा। और जब 0 रखेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9/4, यानी कि माइनस का 2.25 मीटर। एक बार कैलकुलेशन सारे बच्चे जरूर चेक कर लिया करो, मेरे हाथ तंग हैं कैलकुलेशन में थोड़े से। तो इतना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, कब, फ्रॉम बिगिनिंग टू एन इंस्टेंट व्हेन इट स्टॉप्स, उस इंस्टेंट तक जब तक ये रुक नहीं जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान है बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इनको बच्चे फिगर आउट नहीं कर पाते क्योंकि इनमें जो कंडीशंस है ना, वो आपको बस केवल और केवल परेशान करती है। अगर एक बार आपने उन कंडीशंस को पकड़ लिया तो आप सारा का सारा काम खुद से कर सकते हो, ठीक है। और अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी मोशन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। अ पार्टिकल moves along x axis, ठीक है, according to following graph। तो आपको ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के अंदर आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ आपको किसका दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिया हुआ है बिटवीन एक्स मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम, बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम, इस तरीके से आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा है कि वो शुरुआत में 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 से स्टार्ट किया वो,
और फिर उसके बाद में, ठीक है, और फिर इस तरीके से ऐसा उसका ग्राफ दे रखा है। सारे इंस्टेंट्स आपको दे रखे हैं। ये वाला जो इंस्टेंट है ये आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये वाला जो इंस्टेंट है ये आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ये वाला इंस्टेंट आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और ये वाला जो इंस्टेंट है ये आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स। ऐसे आपको ये सारे के सारे इंस्टेंट्स दिए हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन में हालांकि आप खुद फिगर आउट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये जो इंस्टेंट है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये जो इंस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -10 मीटर। ऐसे आपको चीजें दी हुई है ग्राफ के फॉर्मेट में। ऐसे आपको चीजें दी हुई है ग्राफ के फॉर्मेट में। अब आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें, बिलीव मी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान लो आपसे पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ग्राफ आपको दे रखा है, देखना क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट आपसे जो पूछा जा सकता है कि फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। 0 से लेके 11 सेकेंड तक का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा फंडा मैंने क्या बताया था, मैंने डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा फंडा बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है फाइनल। तो अपन डिस्प्लेसमेंट ही निकाल देते हैं, मॉड्यूलस क्यों निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमें शुरुआत से लेके 11वें सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमने देखा शुरुआत में उसकी पोजीशन कहां थी, ओरिजिन, और 11वें सेकंड पर उसकी पोजीशन कहां है, -10 मीटर पर है। तो हमें सारी चीजें पता पड़ गई कि फाइनल पोजीशन तो हो गई -10 मीटर, और शुरुआती पोजीशन जो थी वो थी 0। तो ये हो जाएगा आपका -10 मीटर। ये आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर बस एक वर्ड चेंज कर दिया जाएगा कि फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक पार्टिकल सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। तो सेम डायरेक्शन नोट करो आप, देखो यहां से लेके यहां तक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, फिर यहां पर वो रुक गया, रुक गया, वो 20 मीटर पर रुका हुआ है, फिर वो वापस से लौटना स्टार्ट करता है ओरिजिन की तरफ। तो नोटिस करो 0 से लेके 8 सेकंड तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिर 8 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। आया समझ में, सिर्फ ग्राफ को देख के पता लग रहा है आपको ये, ठीक है, कि 0 से लेके 8 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या फिर 0 है, आप पता लगा सकते हो, ठीक है, कि यहां पर 0 से लेके 4 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी का मतलब है स्लोप, तो स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रही है ना चीज, मैंने स्लोप का मतलब क्या बताया था, बढ़ रही थी।
अच्छा, 4 से लेके 8 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि स्लोप कितनी हो गई, 0 हो गई। और फिर 8 से लेके 11 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो क्योंकि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, कम होगा, और डिस्टेंस अलग होगी, ज्यादा होगी। हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि यहां तक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 20 मीटर हो जाएगी, 20 मीटर, क्योंकि शुरुआती पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन कितनी है, 20। तो 20 माइनस 0 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट 20 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका अगर आप निकालोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे, तो ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसकी डिस्टेंस, तो अब आपकी इनिशियल पोजीशन 20 है और फाइनल पोजीशन -10 है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 20 माइनस -10, वो 20 मीटर से -10 पर जा रहा है, तो कितना चल जाएगा वो, 30 मीटर चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 30 मीटर। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल डिस्टेंस अगर कोई आपसे पूछ ले, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 30 + 20 दैट इज 50 मीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। बच्चों को लगता है कि भगवान जाने कोई अलग फॉर्मूला, कुछ अलग चीज लगेगी। नहीं, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा है, तो कोई ग्राफ का क्वेश्चन आपको नहीं डरा सकता, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं डरा सकता, राइट। तो अब यहां से आगे क्या है, यहां से आगे है डीपीपी। आपका कॉन्फिडेंस अब देखना कितना इंक्रीज होगा व्हेन यू विल सॉल्व डीपीपी। तो डीपीपी में आपको ढेर सारे ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे आपको कैलकुलस, जो बेसिक कैलकुलस का यूज होता है उसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड डेफिनेटली स्पेशल लेक्चर, उसमें हम लोग ग्राफ को और कैलकुलस को और एक्सप्लोर करेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेंगे और उनके थ्रू हम लोग ग्राफ को और जो यूज ऑफ कैलकुलस है उसको और ज्यादा डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी और प्लान, ये रहेगा हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर का प्लान। तो उम्मीद करता हूं ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी आराम आराम से मैंने चीज़ों को सिखाने की कोशिश करी है। जस्ट ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि ये आपका जो बेस यहाँ पर बन रहा है ना, ये थ्रू आउट फिजिक्स काम आएगा कि यूज ऑफ कैलकुलस कैसे करते हैं, यूज ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं, ठीक है। और डो नॉट फॉरगेट टू वॉच स्पेशल लेक्चर एंड डो नॉट फॉरगेट टू सॉल्व डीपीपी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना यूट्यूब पर, उससे पहले ये सारा का सारा काम खत्म करना। मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।